आपका एक बार फिर से स्वागत है तिवारी एजुकेशन पे। मेरा नाम ईशा है और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 और पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, हमने एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो सिर्फ हमने उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं बेस की। तो आइए हम देखते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर मैं बताना चाहती हूँ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बेस में, उसमें बेसिकली हम उसमें रिएक्शन करके देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आइए हम उसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं बेस की। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, तो हम क्या करेंगे, बेस की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ करेंगे। तो देखते हैं हम क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो एल्कलाइन का क्या मतलब होता है, एल्कलाइन का मतलब होता है कि बेस, जब बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये क्या है, हमारी गैस है, ये गैस रिलीज होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट किया, और जिंक क्या है, हमारा एक मेटल है। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक को रिएक्ट किया, ये मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट। इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या मिलते हैं, ये हाइड्रोजन गैस। तो जब हम एसिड का बेस का मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये मैंने एग्जांपल बताया जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर दूसरी हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के साथ अगर हम बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो आइए हम देखते हैं। तो ये बेस का हम जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, H2O मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो ये बात हमें पता होना चाहिए, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ये एसिडिक होता है नेचर में। अब ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, इससे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, और साथ में H2O जो कि वाटर है, सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा क्या है, वाटर, ये हमारा वाटर फॉर्म हो गया। तो ये हमने इसकी रिएक्शन देखी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, इसको जब हम क्या करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा। और ये क्या बनेगा, साथ में हमारा वाटर फॉर्म हो जाएगा। तीसरी हम रिएक्शन देखते हैं। तीसरी रिएक्शन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, तो वो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम इसमें क्या करते हैं, एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं और हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या होता है, एक एसिड है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके से क्या है, बेस है। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या बनेगा, हमारा वाटर, ये हमारा वाटर बनेगा, ये हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अब हम यहीं पे देखते हैं, ये भी हमारा एसिड है और ये भी हमारा बेस है। तो ये जो हमारा सॉल्ट बना है, सॉल्ट क्या होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और वाटर फॉर्म हो जाता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या है, एक तरीके का एसिड है। और ये हमें पता है ये क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। अब जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। और सोडियम क्लोराइड एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके का सॉल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड मिले, ये एक तरीके का सॉल्ट है और क्या फॉर्म हुआ, वाटर, H2O। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने खत्म करी यहाँ पे। अब फोर्थ रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, बेस को मेटल ऑक्साइड, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। अब मेटल ऑक्साइड जो होता है वो हमारा बेसिक होता है नेचर में, तो ये पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में। तो आइए हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये तो मैंने बता दिया कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। अब एक एग्जांपल इसमें, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है हमारा, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है जो कि क्या है, बेसिक है नेचर में। तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, हमारा एक सॉल्ट है। और ये हमें मिल गया वाटर। अब ये तो हमने 4 रिएक्शंस देख ली। इन रिएक्शन के बाद हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं। कॉमन होता है ये सब बेसिस में। तो हमने देखा था कि जो हमारा बेस होता है वो OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो ये किस में टूटता है, सोडियम पॉजिटिव आयन में और ये OH माइनस आयन में। तो ये हमारी बेस की प्रॉपर्टी होती है। कभी भी हम अगर बेस का ब्रेक डाउन करते हैं तो सोडियम पॉजिटिव आयन OH माइनस ON नेगेटिव आयन देता है। ये हमारा एक नेगेटिव आयन देता है, नेगेटिव आयन OH माइनस आयन देता है। अगर हम ये भी हमारा एक तरीके क्या है, बेस है। अगर हम इसका भी ब्रेक डाउन करेंगे तो ये भी क्या देगा, K प्लस OH माइनस, ये भी हमें नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। तो ये हमारे कुछ कॉमन बेसिस होते हैं जो सब में होता है कि वो OH आयन रिलीज करता है हमारा बेस, और जो एसिड था वो हमारा H प्लस आयन रिलीज करता था। ये हमने उनकी प्रॉपर्टीज में देखा था। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब बेसिकली अगर हम देखें, एसिड और बेस को हम रिएक्ट करते हैं तो हमने देखा था वहाँ पे सॉल्ट बनता था और वाटर बनता था। तो वही चीज़ देखने वाले हैं कि जो हमारा बेस होता है वो OH आयन देता है, OH नेगेटिव आयन, और जो हमारा एसिड होता है वो H प्लस पॉजिटिव आयन देता है। तो हमारा क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन में ऐसे ही होता है कि जो बेस के आयन होते हैं और जो एसिड के आयन होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं, वाटर फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारी क्या थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। अभी हमने क्या करा कि बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उन्हें कंप्लीट करी और कुछ रिएक्शंस देखी। अब हम कुछ बात करेंगे इसमें डाइल्यूशन के बारे में और पीएच के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि कभी भी हम एसिड या बेस में वाटर ऐड करते हैं तो उसमें H प्लस आयन और OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड एंड हाइड्रोजन आयन इन अ बेस पर यूनिट वॉल्यूम शो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम किसी भी एसिड या बेस सॉल्यूशन को ये कहेंगे कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड हम किस बेसिस पे कहेंगे कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन कितनी क्वांटिटी में। तो अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा मात्रा में है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। अगर ये आयन जो होंगे कम मात्रा में होंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होगा। तो वही देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में देखते हैं, शो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। वो कंसंट्रेशन शो करेगा एसिड और बेस की। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो अगर हम किसी भी एसिड में अगर वाटर को मिक्स करते हैं
तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा सिमिलरली अगर देखें कि अगर हम बेस की एडिशन करते हैं, अगर हम बेस में वाटर ऐड करते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होगी पर यूनिट वॉल्यूम में वो हो जाएगी डिक्रीज। तो ये हमारा क्या था, डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अगर हम किसी भी बेस या एसिड में वाटर की एडिशन करते हैं, इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और जो वो डाइल्यूट एसिड और बेस है हम उन्हें डाइल्यूटेड कहते हैं। तो जो एसिड और बेस होंगे जिनमें हमने डाइल्यूशन किया है वो डाइल्यूट कहलाएंगे, क्योंकि हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा, डाइल्यूट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। अब अगर हम वाटर और एसिड में अगर डाइल्यूशन करते हैं तो वो एक तरीके से क्या है, एक्सोथर्मिक। तो मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह एक्ट करती है, उसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक, ये चीज़ मैंने बता दी है। एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर, हमेशा हमें वाटर में क्या ऐड करना चाहिए, एसिड और बेस को ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड बेस में ऐड करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह एक्ट करेगी। और एक्सोथर्मिक में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जिस वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए हमेशा हम एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, बल्कि वाटर में एसिड ऐड करते हैं, जिस वजह से हीट कम रिलीज होती है, वो हमारे लिए कम हार्मफुल है। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करते, ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वही चीज़ लिखिए कि एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस। तो हमें वाटर को एसिड और बेस में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि वाटर के अंदर एसिड को डालना चाहिए, जिस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी और लॉट ऑफ हीट रिलीज नहीं होगी, जिस वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड और बेस अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो यही चीज़ बोली, अगर वाटर को अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड या बेस में ऐड करते हैं तो लॉट ऑफ हीट क्या हो जाएगी, रिलीज होगी, जनरेट होगी, जिस वजह से क्या हो सकता है, वो हमारे लिए डैमेज कर सकता है, या तो फिर वो हमारे ऊपर आ सकता है, एसिड या बेस। तो ये मैंने क्या बताया कि हमें ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ये वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होती है। तो ये हमारा डाइल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, तो उसमें कितनी है। तो जैसे कि अगर हम 7 पे देखें तो 7 पे क्या होगा, कोई भी अगर सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर उसका pH 7 होता है तो ये न्यूट्रल है। अगर हम 7 से इस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिसिटी को डिनोट करता है। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमारी बेसिसिटी को दिखाता है, बेसिक नेचर को। तो 7 से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो इसमें बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम 7 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इसमें एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। और 7 पे कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस तरफ हम देखें तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। आयन इस तरफ डिक्रीज हो जाएंगे, अगर इस तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे। यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं, और इस तरफ इंक्रीज होते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ थी कुछ एसिड और बेस की। फॉर वाटर, जो वाटर होता है वो हमारे एक तरीके से क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जिस वजह से उसका pH क्या होता है, 7 होता है। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसका pH हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 होना चाहिए। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसका pH हमेशा मोर देन 7 होना चाहिए। अब हम कुछ डेली लाइफ में भी कुछ pH यूज़ करते हैं कि बेसिकली इसका क्या यूज़ है। तो pH का यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे। अगर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे डाइजेशन में भी एसिड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है डाइजेशन में। जैसे कि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, जिसका pH होता है 1 से 3 के बीच में होता है, जो कि क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है।
ये हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर एंजाइम है उनकी एक्टिवेशन में भी मदद करता है हमारा HCl। तो अगर हमें ये पता ही नहीं होता ये एसिडिक है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इसी की वजह से हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प होती है और बाकी जितने एंजाइम होते हैं उसकी एक्टिवेशन में हेल्प होती है। दूसरा हम देखते हैं टूथ डिके कॉज बाय एसिड, जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो बेसिकली वो एसिड की वजह से होते हैं कि हमारे माउथ के अंदर जो एसिड की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारी माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं ब्रश वगैरह नहीं करते तो हमारे माउथ के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं और जब एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर एसिडिक नेचर मतलब एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से बैक्टीरिया और ज़्यादा आ जाते हैं और जिस वजह से हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं। तो इसलिए हम भी जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर बेसिक नेचर के होते हैं, जिस वजह से जो हमारे माउथ के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन है वो लो हो पाए। तो वही चीज़ लिखी है इन आवर माउथ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड, तो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम देखें तो जो टूथ डिके होता है वो 5.5 अगर pH कम होने लग जाता है, मतलब 5.5 अगर हमारा माउथ का pH है या फिर उससे कम होने लग जाता है तो हमारे जो दांत होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। तो हमेशा 5.5 pH से कम हमारे माउथ का pH नहीं होना चाहिए, तो हमारे दांत क्या होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। एसिड रिमूव, अगर हमें अपने माउथ का एक्सेस एसिड रिमूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट रेगुलर करना चाहिए और माउथ वॉश करना चाहिए और जो टूथपेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिक नेचर के होने चाहिए।